वेरी गुड इवनिंग। यस, कल एक क्वेश्चन दिया था हमने, दैट इज n फैक्टर फॉर n फैक्टर इज 1। यू आर होस्ट नाउ, थैंक यू वेरी मच सर। कल का अनम्यूट प्लीज, इट इज 1। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अनम्यूट हो जाओ, ठीक है ना। अनम्यूट नहीं, म्यूट कर दिया है हमने। n फैक्टर चल रहा है, होपफुली n फैक्टर का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और वो लास्ट पॉइंट आज हम और कवर कर देते हैं। लास्ट टर्न पर हमने आपको कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर केवल 1 to 1 वेरिएशन होता है, फैन ऑन कर देते हैं जरा, 1 to 1 अगर होता है तो 1 to 1 का मतलब होता है कि केवल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यस, धीरे धीरे करके मूव होते हैं ना, धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं, धीरे धीरे करके वापस आते हैं। लास्ट में क्वेश्चन दिया था पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमने एक लास्ट में एक अभी आप लोगों ने एक शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग मांगी है चलपति सर से, है ना। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप चलपति सर से मांगोगे तो वो मिल जाएगी आपको। हमने कल अपलोड किया था और टेक्निकल ऐसा इशू आया कि वो वापस फिर से नहीं हो पाया। सर प्लीज़ कैन यू रिपीट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सॉल्ट। यार ये बेटा बहुत पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूँगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आज तुम लोगों से हमारी सर से बात हुई है कि तुम लोगों का कुछ टेस्ट का सिलेबस कुछ आगे पीछे किया जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ज्वाइनिंग है, इस वजह से सिलेबस थोड़ा पीछे है, ठीक है ना। लास्ट पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कल वाला। ओवरऑल मेरा मेन मोटो है आपको केमिस्ट्री सिखाना, केमिस्ट्री सीख जाओ सब लोग। चलो, एक क्वेश्चन लास्ट में हमने दिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस HCl, ये क्वेश्चन दिया था हमने, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। यही क्वेश्चन था ना, मैच करा लो। ये हमने लास्ट में आपको होम असाइनमेंट दिया था और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और हमने पूछा था कि फाइंड द n फैक्टर ऑफ दिस एंड n फैक्टर ऑफ दिस। तो ये वाला n फैक्टर तो आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। यहां से रब कर देता हूं जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका +6 है। तो अब आप देखो +6 से +3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का, लेकिन कितने आइटम है इंटू 2, तो इंटू 2 तो n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर इज 6। क्या बात समझ पा रहे हो? तो K2Cr2O7 का n फैक्टर तो 6 है, यहां तो कोई फंड बैठा ही नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहां पर क्या देखना होगा, इसका -1, यहां -1, यहां -1 और यहां 0। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर एक एटम से ज्यादा एटम्स अवेलेबल हो, भले ही ऑक्सीडेशन नंबर वो सेम एक जगह हो, एक जगह अलग हो, बस ध्यान रखना क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट शुड नॉट बी ऑटो रिडॉक्स। ऑटो रिडॉक्स भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ना, -1 से -1, -1 से 0, सिंपल ऑक्सीडेशन है। हाँ, एक से ज्यादा जगह आटम है तो क्या करना होगा, ऐसी कंडीशंस में हमें पहले देखना होगा क्लोरीन के इधर कितने आटम हैं और क्लोरीन के कितने आटम हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बाय द इलेक्ट्रॉन आयन मेथड टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर मोल इज कॉल्ड n फैक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, वही बैलेंसिंग, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने बैलेंसिंग में करवा दिया था, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। 2KCl 2CrCl3 7H2O 3Cl2 और 14HCl, ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया मैंने, कई बार यूज किया इसलिए याद है मुझे, ठीक है ना। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कर चुके हैं। तो अब यहां पर देखो क्लोरीन के कितने आटम है टोटल, यहां पर 14 के क्लोरीन -1 है ना, और इधर क्लोरीन के कितने हैं, 2Cl -1 है, देखिएगा, और इधर 2 3 जा 6Cl माइनस है, और इधर 6Cl के 0 हैं, यही तो वेरिएशन है। देखो भाई, हम केवल क्लोरीन के रेस्पेक्ट, हाइड्रोजन का तो हर जगह सेम है, केवल क्लोरीन में हमें पहले बैलेंस इसलिए करना पड़ा, पता तो चले क्लोरीन के कितने कितने आटम्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझो जरा इस बात को। तो क्लोरीन के आटम यहाँ कितने 14 और यहाँ क्लोरीन के कितने 2 और यहाँ 6 और वो तो 0 है। तो ओवरऑल कितने ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 14 × 1, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ कितने हैं 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तो 0 है। तो क्या करें, इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, इधर जोड़ दें कितने कितने भाई 14 है, इधर 8 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, मतलब आप ये वाला हटा दीजिए, मतलब ये तो हमने मान लिया है ना, ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है ना। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है माइनस के, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 2 मतलब 6 - 6 - 2 -8, और -8 और -6 -14 और -14, तो टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए 6। तो 14 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए एक मोल में कितना हो जाएगा 6/14, हेंस इट इज n फैक्टर 3/7। नाउ n फैक्टर ऑफ HCl इज 3/7, इट इज करेक्ट आंसर। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये। HCl में हमने कहा था एक से ज़्यादा जगह अगर वेरिएशन हो तो बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ कंसेप्ट वी कैन कैलकुलेट द n फैक्टर। क्या समझ पा रहे हो? 3/7, यस ओजस, बिल्कुल सही जवाब, 3/7 n फैक्टर। तो अब देखो हमने n फैक्टर निकाल लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि HCl का ये बताओ कि इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते। कैसा निकालते? m/3/7, तो क्या होता? आंसर आ जाता 7m/3। देखो, आपसे इक्विवेलेंट वेट भी पूछा जा सकता ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इज 7m/3 बाई m, मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यही तो लिखा है हमने कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, दैट इज दिस। क्या समझ पा रहे हो? तो ये था n फैक्टर का बेसिक कंसेप्ट। मतलब हम यहां से किसी भी कंपाउंड का n फैक्टर निकाल सकते हैं, और एक बार अगर n फैक्टर निकल आए तो हम क्या करेंगे, हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, n फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जेई में कभी कभी क्या मतलब, मैं समझता हूं कि हर एक साल या दूसरे साल डायरेक्ट n फैक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर n फैक्टर आपको क्लियर है तो क्या करोगे, आप इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मैं लिख देता हूं यहां पर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। जरा ढंग से समझिएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अब इक्विवेलेंट वेट, ये जो इक्विवेलेंट वेट लिखा है ना, इक्विवेलेंट वेट का हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, हमने अच्छे से समझना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, भाई इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर होता है। लेकिन वास्तव में इक्विवेलेंट वेट की अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, इक्विवेलेंट वेट है क्या बेसिकली। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऐसा रट्टा जैसी फीलिंग नहीं आ रही है कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है कैसे निकाला जाता है, n फैक्टर पता है, दोनों को डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट में आपको जरा यहां पर अगर एक डेफिनेशन लिखाऊं, तो इक्विवेलेंट वेट में कहने का मतलब हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 8 और क्लोरीन के लिए 35.5, इतनी ग्राम वैल्यू। हाइड्रोजन 1 के लिए, ऑक्सीजन 8 के लिए, क्लोरीन 35 पॉइंट के लिए कितने ग्राम रिएक्टेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं, रिक्वायर्ड वेट ऑफ रिएक्टेंट बाई दी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम्स, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। अभी लिखना नहीं है, पहले समझो सारी बातों को मैं कह क्या रहा हूं। जैसे मैं एक इस डेफिनेशन को कैसे, ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है कि बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है, और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है पहले ये समझो। नो का मतलब क्या है बेटा? अच्छा, समझ में नहीं आया? नो इट्स क्लियर। समझो अभी मैंने क्लियर कहां कहा है। अभी देखो पहले, जैसे मान लिया मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, जैसे लिखा था KMnO4 प्लस H2SO4, ढंग से समझना जरा। और अगर मैंने यहां पर कहा कि ये लिखा है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, समझना जरा इस बात को। एक ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस थिंग, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 आपको बताना है क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद देखो मैं अभी पहले समझा रहा हूं, पहले ये वाला पूरा क्वेश्चन समझो, उसके बाद वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे हम। पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो क्या है। ये रिएक्शन लिखी हुई है और इस रिएक्शन में पूछा जाए KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा आपको, भाई इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M मान लो, अपॉन इसका n फैक्टर निकालो। तो n फैक्टर कैसे निकालोगे, Mn का होता है +7 और यहां पर Mn का होता है +2,
और कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, तो +7 से +2 कितना एन फैक्टर हो रहा है 5, तो m/5 इज कॉल्ड एन फैक्टर। देखो भाई, अच्छा 94/5, इसका 94 नहीं आता है KMnO4 का, K का होता है 39, Mn का होता है 55 अप्रॉक्स, और ऑक्सीजन का 64, सब जोड़ोगे ना तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 158 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आता है। देख लो भाई, KMnO4 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट 158 होता है, हाँ 31.6, वेरी गुड। तो 158/5 बराबर क्या हो जाएगा 31.6, बिल्कुल सही जवाब। ये इतनी बात सबको क्लियर है कि भाई KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 158 जो कि पता होता है, और अपॉन 5 कहां से आया, इस रिएक्शन से एन फैक्टर से आ गया, तो ये 31.6 क्या है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। अब इस इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, मतलब देखो जरा क्या है, मतलब ये है इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करो। मैंने कल आपको ऐसे 3 रिएक्शन दी थी ना, और मैंने कहा था तीनों को बैलेंस करो और कहो बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। क्या किया किसी ने? देखो बैलेंस करो जरा, K2 2Mn 2Mn, 2 सल्फर 1 3 सल्फर, यहां 3 सल्फर, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2 4 जा 8 3 4 जा 12 24 2 4 जा 8 8 4 12 12 3 15 और 5। देखो जरा, नाउ इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करोगे बैलेंस हो जाएगा। ये रिडॉक्स नहीं है, सिंपल हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दिया है। गौर से देखो, इसका ऑक्सीजन का नेसेंट ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 5 है ना 5, और ये 5 ही उसका इनफैक्टर है ना। बाकी वाले दोनों रिएक्शंस को भी बैलेंस करोगे ना तो कोफिशिएंट बैन 153 लिखाया था KMnO4 में, बेसिक में 1, बैन 153, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, इक्विवेलेंट वेट का हमको फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, जो कि हमने निकाल लिया है, लेकिन वास्तव में 31.6 है क्या। अब आप जरा देखिए, इस KMnO4 का अगर आप वेट निकालो तो 2 इंटू KMnO4, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 158 ग्राम, यही तो होगा ना भाई। 1 मोल KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 158 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यानी कि 316 ग्राम। देखिए 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2 3, इतने ग्राम। और यहां पर ऑक्सीजन कितने ग्राम है 5 इंटू 16 80 ग्राम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वहां 80 ग्राम ऑक्सीजन निकल रही है, कितने 316 ग्राम KMnO4 में, यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन निकलने के लिए, समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, 80 ग्राम ऑक्सीजन निकलने के लिए रिक्वायर्ड वेट ऑफ KMnO4 इज व्हाट, 80 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना 316 ग्राम KMnO4 की रिक्वायरमेंट है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी होगी जरा बता सकते हो, 316 अपॉन 80, इसलिए 8 ग्राम के लिए कितनी होगी, कितनी 316 अपॉन 80 इंटू 8 10, और 10 ऊपर जाएगा 31.6 ग्राम। जरा गौर से देखो, 31.6 ग्राम, 31.6 ग्राम, ये है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन में, अच्छा यही 3 कंडीशंस हैं केवल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यही स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनकी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कि अगर ये 3 कभी भी निकलते हैं तो हाइड्रोजन के 1 के लिए, ऑक्सीजन 8 के लिए और क्लोरीन 35 पॉइंट के लिए कितने ग्राम, जितने ग्राम रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। यानी कि इसके 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना इक्विवेलेंट है, 8 ग्राम के लिए कितना इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब कितने बराबर है, जैसे कहते हैं ना कितना इक्विवेलेंट है, तो 8 ग्राम के लिए कितना इक्विवेलेंट है वो KMnO4 होगा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1 ग्राम के लिए कितनी इक्विवेलेंट वैल्यू है, कितना वेट है, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा, ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में होगा। तो नाउ इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, इट इज अ फिजिकल मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बट सिंपल अगर आपको कहा जाए, कोई कंपाउंड दिया जाए तो बस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वो यहीं से निकाल के ये प्रॉपर फॉर्मूला बना दिया गया, यहीं से इसको निकाला गया और निकालने के बाद यहां फॉर्मूले पर रख दिया गया। क्लियर है? तो किसी भी कंपाउंड में उतने ग्राम के लिए, ये 3 टर्म्स, इतने वैल्यूज के लिए कितनी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। समझ पा रहे हो? क्लियर है? ऐसे ही हम बाकी दोनों के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए जरा इसको और देखिए जरा, कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा।
ठीक है ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 8, क्लोरीन के लिए 35.5, ये वैल्यू उनके इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर आई हैं। ऑलरेडी हमने कहा ना एक्सपेरिमेंटल प्री डिफाइंड है। हाइड्रोजन के लिए वो इन फैक्टर 1 है, ऑक्सीजन के लिए 8 है और क्लोरीन के लिए 35.5 है। ये वैल्यू उनकी फिक्स है, फिक्स वैल्यूज हैं। यू हैव टू लर्न इट, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लें, ये तो हमें इक्विवेलेंट वेट तो निकालना आप सीख गए कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट आपको समझ में आ गया। लेकिन इक्विवेलेंट वेट के बाद क्या हम नॉर्मलिटी सीख रहे हैं ना। हमारे पास एक टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इक्विवेलेंस बोलो, देखो इसको हमने इक्विवेलेंस भी कहा है। ये बराबर क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला लिखा था हमने ऑलरेडी पहले, दैट इज एक्स अपॉन ई। देखो, एक्स अपॉन ई। ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब क्या है, मतलब व्हाट डज इट मीन, ग्राम इक्विवेलेंट क्यों यूज किया गया? देखो आप ऐसे समझ लो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स विद ईच अदर, तो हमेशा उनका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, ऑलवेज। कहने का मतलब आप ऐसे समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्शन लिखी हुई है HCl प्लस NaOH, ठीक है ना, इट मस्ट बी इक्वल टू NaCl प्लस वाटर। बैलेंसिंग पूरी कर लीजिए। तो बैलेंसिंग करने का मतलब यह है कि HCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमारा NaOH का भी होगा। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्शन करेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्ट करेगा या बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। समझना है जरा इस बात को। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। सारे ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। जरा समझिए कैसे ये बात होगी, कैसे। यहां तो एक है, अब जैसे मान लिया एक रिएक्शन मैंने लिखी, मान लिया ये रिएक्शन लिखी H3PO4 प्लस 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 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? Ca3PO4 का होल ट्वाइस और प्लस H2O, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन देखो बैलेंस है, 1 मोल ये भी 1 मोल ये भी। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां 3 है और यहां पर 2 है और यहां पर कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 3 जा 6 12, तो यहां पर 6। देखो बैलेंस है। तो अब आप देखो इसके 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं, लेकिन कहने का मतलब है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी कि H3PO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। कैसे होगा जरा इस बात को समझिए। कैसे हम ये बात कैसे कह रहे हैं कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा? तो जब भी कोई रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, हमेशा उनका इक्विवेलेंस बराबर होता है, तभी वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना पाते हैं। होता कैसे है जरा इस बात को समझिए। भाई क्या सो तो नहीं गए सबके सब? नींद तो नहीं आ रही है? समझो जरा इस बात को। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता है ना, समझना जरा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब वेट तो वेट ही होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। तो अच्छा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। देखो जरा, मोल इनटू एन फैक्टर, यानी कि किसी भी कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये पिछली बार नॉर्मलिटी में हमने फॉर्मूला लिखाया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर, और ये वैल्यू होती है मोल की, तो मोल इनटू एन फैक्टर। यानी कभी भी किसी का ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो उसके लिए आपको निकाला जा सकता है मोल इनटू एन फैक्टर, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। निकालो इसका निकालो जरा ग्राम इक्विवेलेंट। मैं पूछूं 2H3PO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? प्रिंसिपल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंसी, यस,
प्रिंसिपल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब है इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल। तो हो कैसे रहा है वो हम बाद में लिखाएंगे, पहले समझो। अगर H3PO4 लिखा है तो H3PO4 का अगर ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो जरा बताओ क्या इसका निकलेगा? क्या मोल 2 इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होता है भाई? कल हमने इसका बताया ना, एन फैक्टर कितना होता है? वहां कितना था? 6, तो 6/2 3। इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 3, ठीक है ना? तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6। तो H3PO4 का ग्राम इक्विवेलेंट 6 आ गया ना। मोल इंटू एन फैक्टर, मोल 2 है और एन फैक्टर इसका कितना? 3। कल हमने बताया था एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और यहां देखो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा मोल 3 इंटू एन फैक्टर इसका कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो 6 ग्राम इक्विवेलेंट 6 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है ना, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। इसलिए हर कंपाउंड, जबकि देखिए एन फैक्टर इसका मोल 2 है, इसका मोल 3 है, 2 मोल H3PO4 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेगा, लेकिन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आया है। 6 ग्राम इक्विवेलेंट 6 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। भाई देखो ना, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, तो ऑफ कोर्स एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे ना। जरा इस बात को समझिए, एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे। तो न्यूट्रलाइज कब होंगे? एसिड और बेस आपस में बराबर हो ना, तो बराबर किस फ्रेम में दिखाया जाता है? उनके इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में। ये अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बिल्कुल बराबर होगा, देन न्यूट्रलाइज विद ईच अदर। इसी को कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो कितना होगा? इसका ग्राम इक्विवेलेंट वही 6 इंटू 1, तो इसका भी 6। तो ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा बराबर होते हैं। ए बराबर बी, बी बराबर सी। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी अप्लाई होगा? यस, सभी में। दुनिया की जितनी रिएक्शंस हैं, अगर उनकी रिएक्शंस हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अगर रिएक्शन हो रही है तो ग्राम इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल। नोट करके इस बात को लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। when any reactions takes place, then the gram equivalent must be equal. ग्राम इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल। और इसका जरा आप एग्जांपल नोट कर लीजिए यहां पर। अब इसमें देख लीजिए, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 1, तो मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका भी है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका भी है। इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, ठीक है ना? तो जरा नोट करके लिखो इस बात को कि व्हेन एनी रिएक्शंस टेक्स प्लेस, देन ग्राम इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल, या इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल। उनका इक्विवेलेंस आपस में बराबर होगा, बिल्कुल इस तरीके से। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी आ जाता है। साक्षी कुछ कहना चाहती हो बेटा? अभी मैं अनम्यूट करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल संभाल के रखिएगा। इसका एक छोटा क्वेश्चन और भी बनाया जाता है। भाई ग्राम इक्विवेलेंस इसका, ग्राम इक्विवेलेंट इसका बराबर हो गया ना, तो कई बार ऐसा कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंस बराबर यही तो होता है, एक्स अपॉन ई। तो देखो एक्स अपॉन ई यही तो होता है, और दूसरे का भी एक्स अपॉन ई होगा। तो इसका x1 अपॉन E1 बराबर x2 अपॉन E2, बिल्कुल बराबर होगा आपस में। देखो ये सिंपल फॉर्मूला लगाया जा सकता है, x1 अपॉन E1 बराबर x2 अपॉन E2। यही तो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ इट इज ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो नीचे नोट करके लिखना है, द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या हो गया? x1 अपॉन E1 बराबर x2 अपॉन E2, यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर इसका। दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो बराबर मोल इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा हो सकता है आपसे कह दिया जाए ये इतने ग्राम है, इसका इक्विवेलेंट इतना है, ये इतने ग्राम है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या है, ठीक है ना? अगर इसका x1 दे रखा है, E1 दे रखा है, इसका x2 दे रखा है, E2 पूछ लिया जाए, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो द फॉर्मूला मस्ट बी x1 अपॉन E1 बराबर x2 अपॉन E2। इट इज अ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। नोट करिए इस बात को, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हर रिएक्शन का इक्विवेलेंट बराबर होगा, हर रिएक्शन का। जैसे रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेम रिएक्शन लिखी हमने, ठीक है ना? और यहां पर हमने कहा CHSO4 का होल ट्वाइस, CHSO4 का होल ट्वाइस। यही रिएक्शन हमने पिछली बार दी थी, और H2O। अब देखो ये कितने मोल है? यहां पर कैल्शियम 1, यहां 2 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, और बाकी वाटर। तो अब मैंने आपसे पूछा क्या इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा? यस होगा। देखो कैसे? पहले इसका एन फैक्टर निकालो जरा। इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर हमने कहा था कितना है? 1।
ठीक है ना। और इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 2, कल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसका एन फैक्टर है 1, इसका एन फैक्टर है 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इसका मोल इंटू एन फैक्टर कितना 2 इंटू 1, और इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, तो इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 है, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 है, यानी 1:1, यानी ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही यही है कि अगर एसिड बेस आपस में रिएक्शन होंगे तभी सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए ना, और दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या हो गया कि इसका और इसका आपस में बराबर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया, इक्विवेलेंस बराबर हो गया, यानी कि इसका x1/E1 और इसका x2/E2 के बराबर है। यह फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था कि यह बताओ कि 10 ग्राम H2SO4 जिसका इक्विवेलेंट वेट है 5 रिएक्ट करता है 5 ग्राम NaOH से, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। सीधे सीधे 10 ग्राम H2SO4 जिसका इक्विवेलेंट वेट 5 है 5 ग्राम NaOH से रिएक्ट करता है जिसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लोगे आप, क्या 10/5 इज इक्वल टू 5/x, और यहां से x की कैलकुलेट बिना किसी इफ एंड बट के ग्राम इक्विवेलेंस सॉल्व किया जा सकता है। 2.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बोलो या मोल इंटू एन फैक्टर बोलो, एक ही बात होती है। दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये बात तो समझ में आती है, तो आपसे ग्राम इक्विवेलेंट भी पूछा जा सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा नाम इक्विवेलेंस भी है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉजिकल है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी पुरानी क्या नॉर्मलिटी पे। देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखा था हमने यहां पे, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो लिखा था। नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें, लीटर, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, x/A और इंटू V, यही तो नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला लिखा है। देखो नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, यही तो ग्राम इक्विवेलेंट है, अपॉन V, तो x/E, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, V वॉल्यूम इन लीटर। देखो जरा क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम HNO3 then find नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ HNO3 देन फाइंड नॉर्मलिटी। तो बताना है आपको नॉर्मलिटी क्या होगी। चलो सॉल्व करो। तो यहां से नॉर्मलिटी बराबर क्या निकालोगे, नॉर्मलिटी बराबर x/E इंटू वी। देखो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और इसके ऊपर कितना 10 ग्राम HNO3 मिलाया गया है, और ये सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन 1 लीटर है हमारे पास, 10 ग्राम HNO3 मिलाया जाता है 1 लीटर पूरे सोल्यूशन में। तो आपको नॉर्मलिटी बतानी है, तो नॉर्मलिटी का सिंपल मतलब होता है कि जो चीज मिलाई जा रही है, जो सॉल्यूट है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। बात समझ पा रहे हो। और ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर तो 1 है ही, यानी ये तो कंफर्म है, नीचे तो 1 है ही। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। भाई 10 ग्राम दे रखा है ना, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, लेकिन अब कोई रिएक्शन तो दे नहीं रखी, या डायरेक्ट दे रखा है, तो आप डायरेक्टली एन फैक्टर इसका HNO3 का 1 ही होता है। तो आप चाहे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालो, चाहे मोल इंटू एन फैक्टर निकालो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसका 10 ग्राम HNO3 का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, वेट 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट HNO3 का कितना होता है 63/1, एन फैक्टर 1 है ना, तो ये आ जाएगा 10/63। तो 10/63 यहां रख दो, 10/63 इट इज नॉर्मलिटी। समझो इस बात को।
नोट करो, फिर से समझाता हूं 10/63 कैसे आया। समझा सर, अन्वेष, अन्वेष केवल समझा है, बाकी लोग समझे कि नहीं निकले, बाकी लोगों के बाउंस हो गया बिल्कुल ऊपर से। देखो भाई बाउंस नहीं होना चाहिए, नॉर्मलिटी का सिंपल फॉर्मूला बेस है, ये फॉर्मूला लगा सकते, कुछ ना समझ में आया, एक्स अपॉन ई इंटू वी। एक्स क्या है, ये 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट है ना, एक्स बराबर सॉल्यूट वो 10, और अपॉन ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट HNO3 का कितना होता है 63/1। भाई इसका मोलिकुलर वेट अपॉन इनफैक्टर, मोलिकुलर वेट 63 होता है और इनफैक्टर 1 होता है, तो 63/1 63, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना है 1, सो इट इज आंसर। ठीक है ना, आसान सा है, बहुत टफ नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। नॉर्मलिटी का सबसे गिरा हुआ सवाल यही होता है, अभी बड़े बड़े सवाल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन, लिखो 500 ml of solution contain 20 gram of sulfuric acid, then find normality। solve it। सॉल्व करिए। 500 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ H2SO4, देन फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। आपको इस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी बतानी है क्या है, एन फैक्टर पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, ग्राम इक्विवेलेंट पता है, नॉर्मलिटी निकालनी है। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो तो मुझे समझ में आएगा कि तुमको आ रहा है समझ में। सारे बच्चों को जल्दी से सॉल्व करना है, इंडिविजुअली थोड़ा फोकस करिए। फोर्टी अपॉन 49, 20/, ये भी तो लिखो प्रियांश कि 20/, है क्या कि केवल 20। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ये सोल्यूशन है कितने ml का, 500 ml का, ऊपर से मिलाया जाता है कितना 20 ग्राम H2SO4। तो हमारे पास यही तो सॉल्यूट है, क्या समझ पा रहे हो, ये सॉल्यूट है, ये पूरा सोल्यूशन है 500 ml, यानी 500 ml के अंदर इतना H2SO4 प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूट है, ये सोल्यूशन है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है 500 ml सोल्यूशन। तो अब आपको नॉर्मलिटी बराबर क्या निकालना है, नॉर्मलिटी बराबर होता है x अपॉन ई इंटू वी। अब मुझे बताओ नॉर्मलिटी बराबर x अपॉन ई इंटू वी होता है, तो x क्या है, x है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है उसका वेट कितना है, दैट इज कॉल्ड x। और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का, कि जो चीज मिलाई जा रही है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। अच्छे से समझ लीजिए, नॉर्मलिटी बराबर x अपॉन ई इंटू वी है, x अपॉन ई यही ग्राम इक्विवेलेंट होता है, x अपॉन ई इंटू वी, जहां x क्या है, जो चीज मिलाई जा रही है उसका वेट कितना है, दैट इज x। नहीं समझ में आ रहा तो आप इस बात को लिख लीजिए कि x इज जो चीज मिलाई जा रही है उसका वेट कितना है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड x। E क्या है, नेहा कुछ कहना है, E क्या है, E इज इक्विवेलेंट वेट, जो चीज मिलाई जा रही है, यानी जो चीज मिलाई जा रही है सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कितना है, द वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज E। और V क्या है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी लीटर में। बस इतनी सी बात है। तो यहां पर देखो x क्या है 20 जो ऊपर मिलाया जा रहा है, अपॉन E कितना है, E निकाल लो यहां से, E बराबर कितना होता है, H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 अपॉन एन फैक्टर 2, तो ये बराबर 49 ही तो आएगा, 49 इंटू वी, वी कितना है 500, लेकिन ml 1000 में निकालना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 240/49 n, n का मतलब नॉर्मलिटी। 40 अपॉन 49 इज फाइनल आंसर। समझ लो भाई, देखो समझ में आना चाहिए तुमको, किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मलिटी इस तरीके से निकाली जा सकती है बिना किसी इफ एंड बट के। ठीक है ना, मैं यहां पर आपको, चलो नेहा बेटा बोलो क्या कहना चाहती हो, अनम्यूट करो और बताओ, बोलो बेटा क्या कहना चाहती है, जिसको जो बोलना है बोलो, अपना हैंड रेस करो और बताओ। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ें।
बेटा आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलो जरा। बाकी लोग अपना अपना फोन म्यूट करें, बाकी लोग अपना अपना जो है माइक्रोफोन म्यूट करें और केवल वही बच्चा बोले, केवल एक। बेटा आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलो एक बार। मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब बताता हूं मैं, समझो जरा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं म्यूट करता हूं बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। देखो इक्विवेलेंट का मतलब ये है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, और आप ही के इक्विवेलेंट एक दूसरा स्टूडेंट है, आप ही के इक्विवेलेंट एक दूसरा स्टूडेंट है, तो आपके इक्विवेलेंट वेट, आपके इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि आप ही जैसा, आप नहीं हो सकते लेकिन आप जैसा, आपका जितना वेट है, जैसे दिखते हो, जितनी मेहनत करते हो, जैसा आउटपुट है, वो सारे का सारा उसमें है। बात समझ पा रहे हो? यानी इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि अगर कोई ए कंपाउंड बी से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ए का ग्राम इक्विवेलेंट बी के बराबर होगा, यानी ए का इक्विवेलेंट जो होगा वो बी के बराबर होगा। यानी यस, दोनों आपस में सिमिलर। अच्छा आप एक बात बताओ, एक एसिड है एक बेस है, और मैं कहूं कि एसिड बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वहां ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, तो वहां क्या सॉल्ट बचेगा ना। तो एसिड और बेस जब दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे मान लीजिए 1 लीटर एसिड ले लो 1 लीटर बेस ले लो, तो 1 लीटर एसिड और बेस लोगे तो आपस में दोनों बराबर होंगे ना। तो दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे दोनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, और हमेशा एक दूसरे का इक्विवेलेंट बराबर ही होगा, बराबर होगा तभी वो सॉल्ट बनेगा। तो कभी भी कोई रिएक्शन अगर आपस में रिएक्शन करती है तो 100% वो दोनों आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज्ड होने का मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 लीटर एसिड 1 लीटर बेस दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, नथिंग इज देयर, वहां कुछ बचे ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड, मोल सेम होगा तो एन फैक्टर सेम होगा, नहीं ऐसा थोड़ी जरूरी है, मोल सेम होगा तो एन फैक्टर सेम होगा। अभी हमने H3PO4 वाला कंसेप्ट दिया था ना, कि H3PO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोनों का मोल अलग अलग था और दोनों का एन फैक्टर अलग अलग था। तो ये जरूरी नहीं है कि देखो, और HCl NaOH में मोल और एन फैक्टर सेम था, तो ये जरूरी नहीं है कि मोल सेम होगा तो एन फैक्टर भी सेम होगा, नो। हाँ, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम होगा, ऐसा समझ लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, वही होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है तुम्हारा ओवरऑल आउटपुट कैसा है। जैसे मान लिया तुम्हारा पर्टिकुलर तुम्हारा एक आउटपुट निकालना है, एक दूसरे बच्चे का आउटपुट निकालना है, कोई दिमाग से ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई दिखने में ज़्यादा टैलेंटेड है, तो दिखने में और दिमाग में दोनों का जो आउटपुट मिक्सचर निकलेगा वो इसके मिक्सचर के बराबर होना चाहिए। हो सकता है ज़्यादा होशियार एक कम होशियार हो, लेकिन एक दिखने में बहुत सुंदर एक दिखने में बहुत कम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहां पर क्या है, मोल इंटू एन फैक्टर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यह होता है इक्विवेलेंट। मतलब एक दूसरे के अगर इक्विवेलेंट होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, तभी वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज्ड होगा, अदरवाइज न्यूट्रलाइज्ड नहीं होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का फंडा ही यहां पर यही है कि एक दूसरे से इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो यहां पर क्या है, हमने क्या किया, नॉर्मलिटी आपसे पूछी है, नॉर्मलिटी पूछने में सिंपल एक फॉर्मूला है x/e इंटू वी। तो x/e इंटू वी में x की वैल्यू हमें पता है, जो सॉल्यूट है, जो मिलाया जा रहा है उसका वेट, E जो है वो इक्विवेलेंट वेट है किसका, जो मिलाया जा रहा है, और V जो है वॉल्यूम है सोल्यूशन का। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे, x की वैल्यू यहां 20 है, 20 ग्राम इसमें मिला हुआ है, और E इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड 49। ये 49 है, 49 यहां रखा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml है, तो उसको लीटर में बनाया, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, पूरा सॉल्व किया, तो 40/49 इज नॉर्मलिटी। चलो सॉल्व करो। यहां पर हमने क्या कहा, चलो क्वेश्चन ही बदल देता हूं मैं, राइट लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। फाइंड द वेट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। मतलब अब इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मैंने दे दी 0.1 दे रखी है, मतलब नॉर्मलिटी कह दी मैंने 0.1 है, एंड फाइंड द वेट 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl का वेट कितना होगा। सॉल्व इट, सॉल्व करिए। 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl का वेट कितना होगा। फॉर्मूला वही लगाना है, नॉर्मलिटी बराबर
एक्स अपॉन ई इंटू वी। अब आपको क्या पता है, ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, और आपको ये निकालना है। बस 0.365 ग्राम आपके सामने सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। नॉर्मलिटी बराबर एक्स अपॉन ई इंटू वी। यस, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू ई इंटू वी। तो नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, 0.1। इक्विवेलेंट वेट HCl का कितना हो जाएगा, 36.5/1 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100/1000। देखो ये है आंसर, ठीक है ना। यहां से क्या आ जाएगा, 10। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना, 0.36। यस, अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। बात समझ पा रहे हो ना, क्लियर है, मतलब सिंपल फॉर्मूला 0.36। यस, बिल्कुल सही जवाब। मतलब एक्स पूछ लिया है, नॉर्मलिटी अभी तक पूछी जाती थी, अब हमने एक्स पूछ लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसा है, क्वेश्चन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। नॉर्मलिटी का सिंपल फॉर्मूला लिखा है एक्स अपॉन ई इंटू वी, यानी कि एक्स अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वही ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और यहां पर एक बात आपको और समझाते हैं। हम इक्विवेलेंट को हमेशा बराबर कर सकते हैं। देखिए, हम यहां पर दो बेसिक फॉर्मूले लिखेंगे। हमने आपसे कहा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वो इक्वल होता है ना, बिल्कुल इक्वल होता है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंस भी कहते हैं। नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला क्या है, जरा देखो। नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला है ना। तो जरा यहां से इक्विवेलेंस निकालो जरा। इक्विवेलेंस बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। मिली इक्विवेलेंस निकालो जरा यहां पे, मिली इक्विवेलेंस। तो मिली इक्विवेलेंस बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ml में हो जाएगा। तो नाउ द मिली इक्विवेलेंस ऑफ एनी सोल्यूशन इज दिस। इक्वेशन नंबर 1 ये हमको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आया, मिली इक्विवेलेंस बराबर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। किसी भी सोल्यूशन का अगर आपको नॉर्मलिटी पता है और उसके वॉल्यूम पता है तो आप उसका मिली इक्विवेलेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक और, ये इक्विवेलेंस बराबर होता क्या है, इक्विवेलेंस बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिली इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, फॉर्मूला नंबर सेकंड। फॉर्मूला नंबर 2, ये दो फॉर्मूले अगर तुमको याद हो गए तो इन दो फॉर्मूले से फिर कोई भी क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूले लगाए, बाकी और कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। इन दो फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मिली इक्विवेलेंस किसी भी सोल्यूशन का, भाई इक्विवेलेंस निकालते थे ना, इक्विवेलेंस से और छोटी यूनिट कर दी हमने मिली इक्विवेलेंस। मिली इक्विवेलेंस हमेशा, जैसे इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं ना किसी दो चीज़ों के, वैसे ही मिली इक्विवेलेंस भी बराबर होंगे। जब इक्विवेलेंस बराबर होंगे तो मिली इक्विवेलेंस भी बराबर होंगे। तो मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला ये और मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला ये, क्योंकि कई बार हम आपको नॉर्मलिटी वॉल्यूम के फॉर्म में देंगे क्वेश्चन, कई बार हम आपको वेट के फॉर्म में देंगे, और हम आपसे कहेंगे कि कोई एक अननोन वेरिएबल निकालो। तो अननोन वेरिएबल निकालने के लिए आपको क्या करना है, मिली इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल। नोट लगाओ जरा, यहां पे नोट लिखो, नोट लगाओ, लिखो। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट डाउन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी रिएक्शन, राइट, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे लिखो। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड एंड बेस, the milli equivalence of both reactants, the milli equivalence of both reactants must be equal. Milli equivalence of both reactants must be equal. यहां पर जैसे मान लिया दोनों वेट के फॉर्म में है तो फॉर्मूला वही, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वही तो फॉर्मूला है, x1 अपॉन E1 बराबर x2 अपॉन E2। 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई हो गया तो फॉर्मूला वही आया ना जो भी बताया था। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक का अगर फॉर्मूला N1 V1 और दूसरा अगर
N2V2, तो N1V1 बराबर N2 प्लस V2। नॉर्मलिटी वॉल्यूम के फॉर्मूले में N1V1 बराबर N2V2 और वेट के फॉर्मूले में X1/E1 बराबर X2/E2। ये दो फॉर्मूले यूज कर लें, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। N1V1 बराबर N2V2, वेट के फॉर्म में X1/E1 बराबर X2/E2। इस लेक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार आपको सुनना है, 2 से 3 बार। तभी सर 1 एलिमेंट का वैलेंसी एंड एन फैक्टर सेम होगा क्या? एक एलिमेंट का वैलेंसी और एन फैक्टर, हाँ सेम हो सकता है, वैलेंसी और एन फैक्टर बिल्कुल सेम हो सकता है सर। यही तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारी। एक तो हमारा अब यहाँ पर हालांकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को जैसे क्वेश्चन देखो, एक बार ध्यान रखना, मिली इक्विवेलेंस हमेशा मिली इक्विवेलेंस के बराबर होगा। मिली इक्विवेलेंस हमेशा, साक्षी क्या कहना चाहती हो? साक्षी कुछ कहना चाहती है? बोलो, मैं अनम्यूट करता हूँ। यस साक्षी बोलो, क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ, प्रोडक्ट वही इक्विवेलेंस प्रोडक्ट का भी होगा सेम। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, अगर ये क्वेश्चन है तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस ऑफ A बराबर इक्विवेलेंस ऑफ B बराबर इक्विवेलेंस ऑफ C बराबर इक्विवेलेंस ऑफ D हमेशा बराबर होगा। इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B, इक्विवेलेंस ऑफ C, इक्विवेलेंस ऑफ D हमेशा बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। हाँ तो एसिड नहीं, केवल नॉर्मलिटी आएगा बेटा, केवल नॉर्मलिटी आएगा बस। और मैं बात करूंगा, देखो कल सर से बात नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि अभी क्या है कि तुम लोगों का ये वाला अभी पोर्शन क्या है, जब तक कि मैं पूरी तरह से नॉर्मलिटी आपको पढ़ा नहीं देता तब तक कि आपका टेस्ट होने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलिटी का मैंने एक बेसिक ब्लॉक बनाया है। मैं आपको अभी जब नॉर्मलिटी पूरा ख़त्म होगा ना, तो नॉर्मलिटी पूरा ख़त्म होने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो मैंने बिल्कुल बेसिक ब्लॉक बनाया और मुझे पूरा भरोसा है कि 80% लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी। अभी जब मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंटली इसको समझाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो 100% आपको और समझ में आएगा। तो अभी इस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी थोड़ा सा लॉजिकल है और इस पर जब तक कि हम n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ये तो अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अभी आपको क्या करना है, कल के टेस्ट में आप सिंपल, परसों के टेस्ट में बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो अच्छे से आप कर लोगे, ऑक्सीडेशन मेथड से, रिडक्शन मेथड से, इलेक्ट्रॉन एन मेथड से, वो एक पोर्शन तुमको पूरा सॉल्व करना है। और यहाँ पर नॉर्मलिटी का सिंपल जो फॉर्मूला आज बताया है इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बाकी क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। आप बिल्कुल हेडेक मत लीजिएगा, जितना हमने पढ़ाया है वो रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सॉल्व हो जाने चाहिए, बाकी नहीं पढ़ाया उसमें हेडेक बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि वो लोग 20 दिन पहले हैं और ये 20 दिन बाद में है, तो आप लोग फिर भी अगर कॉप अप इतना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसकी डीपीपी नॉर्मलिटी की एक्चुअली क्या है, अभी हमने कहा ना, हम डीपीपी तभी आपको दे पाएंगे जब प्रॉपर आप उस बात को समझोगे। लेकिन ठीक है, मैं कुछ एक डीपीपी भेज देता हूँ नॉर्मलिटी की, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, तब तक कि जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छे से काम करिए। ऑर्गेनिक आगे आएगी बेटा।